अफजल गुरु को फांसी से कोई मकसद हल नहीं हुआ, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर सरकार से इजाजत नहीं ली गई थी। अफजल की फांसी से जम्मू कश्मीर सरकार का लेना देना नहीं रहा। अफजल गुरु की फांसी के समय उमर अब्दुल्ला सीएम थे और ऐसे वक्त में उनकी तरफ से यह बयान दिया जा रहा है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर अफजल गुरु की फांसी के मुद्दे को उनकी तरफ से दी गई है हवा। कैसे, सुनिए। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. तो उमर ने अफजल गुरु को मेंशन किया और कुछ इस तरह से मेंशन किया है जिससे एक नई बहस और नया विवाद शुरू हो गया। उमर ने क्या कहा, सबसे पहले उस पर गौर करते हैं। बयान क्या था उमर अब्दुल्ला का? बिग वॉल के माध्यम से सारी बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो देखिए उमर का अफजल गुरु राग। उमर ने क्या कहा, तो अफजल की फांसी से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यह अपने आप में बहुत ही बड़ा बयान है ऐसे समय में जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। जी हां, 5 अहम सवाल खड़े होते हैं इस बयान के बाद। क्या अफजल गुरु की फांसी से दुखी है उमर अब्दुल्ला? ये है अहम सवाल। दूसरा सवाल है आपके सामने, क्या अफजल की फांसी का विरोध आतंकवाद का समर्थन नहीं है? क्योंकि अब तो बीजेपी यही आरोप लगा रही है उमर अब्दुल्ला के ऊपर जब से उन्होंने ये बयान दिया है। जी हां, और तीसरा अहम सवाल, संसद पर हमले के दोषी के प्रति संवेदना की वजह क्या है? ये जो संवेदना का इजहार किया जा रहा है, इसके पीछे आखिर कौन सा सियासी मोटिव? बिल्कुल, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि चुनाव में इस मामले को क्यों लाया गया। चौथा सवाल यह है कि क्या आतंकी के लिए संवेदना घाटी को फिर से अशांत नहीं करेगी? ऐसे बयानों से क्या घाटी के अंदर माहौल खराब नहीं होगा? जी हां, पांचवा अहम सवाल, अफजल गुरु का समर्थन कर वोट बैंक की राजनीति क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर में? ये है अहम सवाल। आज इसी पर हम करेंगे बात। अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर जाहिर है सियासत शुरू हो गई है। सुनिए इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। एक बार फिर से इंडिया अलायंस ने बता दिया कि इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कोई चीज हासिल नहीं हुई, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया था? वही सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक पीठ है, या वो कहना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार ने गलत निर्णय लिया? कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और पत्थरबाज को बढ़ावा देने वाली ताकतों की पैरवी कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहीं पर आपस में एक दूसरे जो बात कही जा रही है उसका कोई जवाब दे रहा है, कोई और बात कह रहा है। वो इलेक्शंस का मामला है, यहाँ पर क्या करेंगे उस इलेक्शन को यहाँ थोड़ी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके के क्या समर्थन देते हैं? अभी मैं कोई बयान दूंगा फिर आप मेरे बारे में किसी और से पूछेंगे कि इन बयानों का समर्थन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वरिंदर सिंह सोनू हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी के। और अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसके अलावा उमेश तलाशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता JK-NC के यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। लेकिन सबसे पहले विजय जी, क्योंकि तलाशी साहब अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता प्रवक्ता। विजय जी, पहला सवाल आपसे, क्या मतलब, क्या मकसद और क्या मायने नजर आते हैं जब यह कहा जाता है उमर अब्दुल्ला जैसे नेता की तरफ से, जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, कि अफजल गुरु को फांसी हुई तो इससे कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया? यह कौन से पर्पस की बात हो रही? देखिए समीर जी, इससे दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई और पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गई। वो ये है, एक तो कि एनसी की सोच क्या है, इंडी गठबंधन की सोच क्या है। वो देश विरोधी ताकतों के साथ आज भी खड़े हैं। उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें भी स्पष्ट दिखाई देता था, झलकता था। आज उन्होंने ये बयान देकर
बिल्कुल पूरे देश के सामने रख दिया है कि उनका नजरिया जो है पाक परस्त जो लोग हैं उनके साथ है, अलगाववादियों के साथ है, देश विरोधी ताकतों के साथ है। दूसरा, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो संविधान की कॉपी लेके साथ चलते थे, तो आज उन्होंने संविधान का भी घोर उल्लंघन किया है। जिस शख्स को, जिस आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फांसी दी गई हो, उस आदमी की तरफदारी करके वो संविधान को भी नीचा दिखाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर भी उन्होंने उंगली उठा दी, तो इससे उनकी मानसिकता झलकती है जी। और ये देखिए, इलेक्शन के दौरान इस तरह की बातें करना, तो मतलब घाटी में अराजकता फैलाना चाहते हैं ये लोग। क्या करना चाहते हैं? इनका वही रवैया है जैसे पहले कश्मीर में आग लगी थी। इनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला जी गोल्फ खेलते थे लंदन में और यहाँ कश्मीर जल रहा था। मेरी कश्मीरी जो बहनें माताएं थी, उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, घर बार लूटे जा रहे थे, घरों में आग लगाई जा रही थी, जमीन लूटी जा रही थी और ये आराम से गोल्फ खेल रहे थे। ठीक है। तो ये एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी मुख्यमंत्री पे बैठा हुआ है, तो नौ से क्या है? इस बयान ने निश्चित तौर पर कई सारे सवाल पैदा किए। देखिए, दो हमारे समझ कर दिया हुआ दो हमारे संवाददाता भी आपको नजर आ रहे होंगे। इरफान कुरैशी हैं, आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़े, उनके पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अवधेश जी के पास जाना चाहूंगा। अवधेश जी, आप इस बयान में क्या छुपा हुआ देखते हैं? मतलब बीजेपी तो वहां पर चुनाव लड़ रही है, उनके खिलाफ मैदान में है, तो वो तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे बयान देगी, लेकिन ऐसे वक्त में इतने सालों बाद इस विषय को इस तरह से एक बड़े जम्मू कश्मीर के बड़े राजनीतिक चेहरे के द्वारा उठाया जाना, इस तरह से मेंशन करना, इसमें क्या छुपा हो सकता है? नहीं, मेरे लिए तो इसमें आश्चर्य और हैरत का कोई विषय ही नहीं है। ये अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के चेहरे बार बार, इस समय अच्छा हुआ कि चुनाव के समय इनके वास्तविक इरादे, इनके असली चेहरे उजागर हो गए। जो अपने घोषणा पत्र में कह सकता हो कि हम शंकराचार्य के जो पहाड़ी है उसको तख्ते सुलेमान नाम देंगे और फिर से 370 के पहले की स्थिति वापस लाएंगे। 370 के पहले की स्थिति आतंकवाद ही थी और बहुत कुछ था, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? सोचिए, हालांकि अफजल गुरु की फांसी को तो मुझे यूपीए सरकार ने दिया था। आप समझिए कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ, 15 दिसंबर को अफजल गुरु की 4 लोगों के साथ गिरफ्तारी हुई, 2006 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, 2007 में जो है लास्ट 12 जनवरी 2007 की अंतिम दया याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, फिर भी वो पड़ा रहा यहाँ। इसी राजनीति में यही दबाव था वहां से कि होगा तो घाटी में आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगा, पाकिस्तान अटैक कर देगा। और इसी जंतर मंतर पर शायद समीर अब्बास को याद हो, उस समय ये पत्रकार थे कि इसी जंतर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग, जेएनयू के जो भारत विरोधी ग्रुप थे, वो रोज धरना दे रहे थे कि उसको जेल से मुक्ति करो। अंत में 9 फरवरी 2013 को जब यूपीए सरकार को लगा कि चुनाव में उल्टा पड़ जाएगा, जनता इसके विरुद्ध है, तो उसको आनन फानन में रात में फांसी चढ़ाया गया था। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर में तो छोड़िए, उसके मरने के बाद अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जो एक इकोसिस्टम और नैरेटिव पूरे देश में आतंकवाद को वो महिमा मंडित करने का, उसके रोमांटिसिज्म का भाव कि वो तो बस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये नए सिरे से वहाँ कोशिश है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अलगाववादी भावना नहीं पहुंची, जो कट्टरपंथी जिहादी तत्व है जो इस्लाम के नाम पर कश्मीर की अलग पहचान और अलगाव चाहते हैं, वो फिर से गुस्से में नहीं आए, तो फिर चुनाव जीतना और आगे शासन करना मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है कि इस समय यानी आप इसके पीछे एक खास पॉलिटिकल मकसद देख रहे हैं और सोच समझकर यह बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया है, ऐसा आपको लगता है? हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं। इरफान कुरैशी का हम रुख करेंगे, घाटी में इस वक्त इसे लेकर कैसी सियासत चल रही है बताएंगे आपको। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी राम माधव ने भी आरोप लगाया था कि पूर्व आतंकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सुनिए राम माधव ने क्या कहने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग,
जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं, उनको डिफीट करना पड़ेगा। और हमारे साथ इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। इरफान, घाटी में एक बार फिर अफजल गुरु के नाम पर सियासत की, ऐसा लगता है उमर अब्दुल्ला के बयान ने कर दी है शुरुआत। बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि वो पुराने जो बिगड़े हुए हालात थे, बदतर हालात थे, उनकी वापसी चाहते हैं ये दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल। क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या मकसद नजर आता है? 23 साल पुराना जो हमला और उस हमले का एक दोषी जिसे फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, उसका मैटर निकालने में आखिर कौन सा सियासी मुनाफा नजर आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए समीर, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण यही सवाल है कि आखिर इसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। उमर अब्दुल्ला ने इस समय इस तरह का बयान क्यों दिया? क्योंकि आपको याद होगा लगातार पिछले कुछ दिनों से और ख़ास कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव इंजीनियर रशीद के खिलाफ हार चुके हैं। उसके बाद अब सरजान बरकती जो जेल में बंद है, उन्होंने बैक टू बैक 2 जगह नामांकन भरा, जहां पर गांदरबल और बीरवा में उमर अब्दुल्ला को भरना था। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने फिर बडगाम और गांदरबल में भर दिया। तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथिक वोट जो घाटी में देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान इंजीनियर रशीद के दौरान, उमर अब्दुल्ला को लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करने से उसके प्रति भी इस तरह का सिंपैथी जो है चुनाव के बीच लोगों के बीच होगा और उसका लाभ उन्हें मिलेगा। चूंकि गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन में कांग्रेस जो है अपने आप को इस रिमार्क से बचते हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार धारा 370 35A की बात कर रहे हैं, उसके चलते भी कांग्रेस उस पर अपनी सफाई नहीं दे पाया। बिल्कुल, लेकिन भाजपा लगातार हमलावर है। राम माधव से मैंने खुद बात की कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा। इरफान, कांग्रेस के सामने ये प्रश्न है और देखिए कांग्रेस से वरुण पुरोहित, डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक कमेंट उनका भी हम लेंगे इस पर। डॉक्टर वरुण, अब सवाल तो यही है कि एक चुनावी पार्टनर की तरफ से ऐसा बयान क्या आप लोग को एम्बैरस कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि यह बयान ऐसा है जिसकी मुखालफत होनी चाहिए, जिसका विरोध आपकी तरफ से भी होना चाहिए? आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश सब पे अपनी कृपा बरसाते रहे, देश पे भी बरसाते रहे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रही है, पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रही है। तो ये आरोप लगाना बार बार कांग्रेस ऐसे कर रही है, कांग्रेस का क्या रोल है? पॉलिटिकल, आप इलेक्शन हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इलेक्शन में भाग ले रही है कांग्रेस पार्टी, इसमें कोई ये तो बाइकआउट तो कर नहीं रही। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने क्या कहा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जवाब देंगे, उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस किसी भी हाल में देश विरोधी कोई बयान हो, देश को किसी प्रकार से, देश की अस्मिता को कोई चोट पहुंचाने वाली बात हो, उसमें कांग्रेस कभी भी साथ नहीं, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ही देश को बनाने में रहा है, देश को आजाद करने में रहा है। तो हर बार ये बीजेपी का जो नैरेटिव है, क्रिएट करो भाई, या तो गांधी परिवार को अटैक करो या कांग्रेस को अटैक करो। एक पल के लिए डॉक्टर वरुण जी, बीजेपी क्या कह रही है, आरएसएस के लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ देते हैं उसको। मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टनर, यानी आप जिस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसका ये रुख है अफजल गुरु की फांसी पर। आप इस बयान को देश विरोधी मानते हैं, आतंक परस्त मानते हैं क्या? देखिए, मैंने कहा ना, उनका अपना विचार है। हम किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते जो देश विरोधी हो या देश के, ये देश विरोधी बयान है ना, आप कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं किसी के बयान को इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, आप एनालिस्ट हो, आप पत्रकार हो, आप पत्रकारों का काम है नेगेटिव पॉजिटिव निकालना। मैंने कहा ना, किसी भी दूसरी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जैसे हम नहीं करते कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, ऐसी बातें नहीं, उनका अपना विचार है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता जिसको चुनेगी वो जनता ठप्पा लगाएगी, जिसका विचार होगा, उसके बाद हम इस पर निर्णय करेंगे कि चुनाव परिणाम आता है तो किसने क्या पॉलिसी अपनाई, क्या उनका चुनावी मैनिफेस्टो था, उसको जनता ने स्वीकार किया। सिर्फ बात, अगर सिर्फ बात ये अफजल गुरु का मुद्दा बात सिर्फ चुनाव तक सीमित है, मुझे नहीं लगता इसको इतना छोटा करके देखने की जरूरत है। ये देश की संसद पर, देश के जो सर्वोच्च जनता का सबसे सम्मानित मंदिर है, उस पर हमले की बात थी और ये देश के सम्मान की बात थी। उसका ये ट्रायल था, उसका वो आरोपी था, उसमें उसको सजा हुई थी। विजय शर्मा जी, आपने सुना कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, और ये कह रहे हैं कि देश विरोधी किसी बयान का हम विरोध तो करते हैं, लेकिन चुनावी गठजोड़ भी
ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो समझे वो क्या दे रहे हैं, हमें हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए डॉक्टर वरुण जी से मैं दो चीजें पूछना चाहता हूं। जब 370 हटी थी तो इनके चिदम्बरम जी जो गृह मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा था 370 गलत हटाई है। दूसरा, कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, वो इनके उम्मीदवार रहे हैं लोकसभा के। और आज कश्मीर में कोई आदमी अलगाववाद को पनपाने की कोशिश कर रहा है और एक आतंकवादी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत फांसी दी गई है और उसको कहता है कि वो गलत दी गई है, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इसकी इन्हें निंदा करनी चाहिए जी। अब ये बड़ा हल्का सा कह के वो उनका मामला जाने, कल को कोई भारत के टुकड़े करने लग जाए, कहते हैं जी वो तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। ये कौन सा जवाब है? अरे आप इतनी पुरानी पार्टी हो, ठीक है शर्मा जी, राज आपने शर्मा जी आपने जो बात कही है, वैलिड पॉइंट्स हैं कई उसमें। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो श्वेत पत्र लेकर आएंगे और आतंकवाद फैलाने और पोषण करने वालों की जिम्मेदारी तय करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो 40,000 लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? अभी तो राष्ट्रपति शासन था, हम कुछ करना नहीं चाहते थे, मगर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हम एक व्हाइट पेपर घोषित कर ये आतंकवाद फैलाने वालों की, उसके पोषण करने वाले की जिम्मेदारी तय करेंगे। सुधा, आपने गृह मंत्री ने क्या कहा है, और अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, कांग्रेस से जरूर सवाल कर रही है बीजेपी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि कांग्रेस का व्यू पॉइंट क्या है। देखिए चुनाव भी हैं, हो सकता है कि किसी सेंटिमेंट या किसी लोकल इशू की वजह से इतने बड़े विषय को बीच चुनाव में लेकर आए उमर अब्दुल्ला, लेकिन कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने केंद्र में सरकार चलाई है और जिसके यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ये पूरा ट्रायल हुआ, ये न्याय व्यवस्था के तहत फांसी दी गई, उस पर सवाल उठाना आपके चुनावी पार्टनर का कितना सही है? देखिए, हमारी पार्टी का अपना एक एजेंडा है और जो मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है उसमें गठबंधन में बहुत सारे लोग आते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 40 महीने मुफ्ती महबूबा के साथ देश की सरकार का गठबंधन मलाई की तरह चला और मलाई खाई गई। और राम माधव साहब का एक वीडियो उस वक्त बड़ा वायरल हुआ था और उन्हीं वो वीडियो आपको शायद देखा होगा, ना हो तो मैं आपको भेज देता हूँ। और वही राम माधव साहब दोबारा कोई नया वीडियो बनाने के लिए कश्मीर में आए। हम ना तो आतंकवादियों के साथ थे, ना हैं और ना हम होते हैं। कंधार में आपने देखा होगा किस तरह से 3 आतंकवादी कांग्रेस ने पकड़े थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और कहां गठबंधन की सरकार इनकी पंजाब में थी और पंजाब में वो जहाज कितनी देर रुका? 50 मिनट से ज्यादा, और फिर बाद में उस अजय वर्मा जी, थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक रहे हैं, यहाँ पर बात अजय वर्मा जी अफजल गुरु की हो रही है, जम्मू कश्मीर पर थोड़ी देर रहते हैं। मुझे ये बताइए अफजल गुरु की फांसी का विरोध आतंकवाद का समर्थन है या नहीं है कांग्रेस पार्टी की नजर में? कोर्ट के नियमों से हुई, हम लोग वो जो कोर्ट का निर्णय था वो हो गया। हमने उसके लिए ना तो कभी ये कहा जो आतंकवादी है उसको फांसी नहीं, उसकी तो हम चाहते हैं कि तुरंत ही उसको वो क्या जो आतंकवादी है, लेकिन उसमें भी सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए किसी की। नहीं, उमर अब्दुल्ला सिलेक्टिव अप्रोच कैसे है? उमर अब्दुल्ला का बड़ा डायरेक्ट बयान, अरे सर डायरेक्ट बयान है, वो कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी चढ़ाने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आप समझा दीजिए देश की जनता को, हमारे दर्शकों को, कि क्या हासिल हुआ देश को अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाकर? क्या हासिल किया हमने? क्या प्राप्ति हुई हमारी? क्या न्याय मिला? देखिए, अभी आप ये देखिए कि देश की सरकार के मुखिया, देश के सरकार के लोग और इनके सहयोगी, अगर मैं आपको आंकड़ा उठा के बताऊं कि अगर आप एक छोटा सा आंकड़ा मैं उसी के ऊपर बताने जा रहा हूं, आतंकवाद के ऊपर और इन घटनाओं के ऊपर, कि एक सेकंड खोल रहा हूं। अजय वर्मा जी, ये तो बात को टालना हो गया। आपने सवाल सुन लिया सीधे सीधे, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात भी नहीं की। चलिए उमर अब्दुल्ला के भी भूल जाता हूं मैं 5 सेकंड के लिए। आप बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है? अफजल गुरु की फांसी का विरोध आतंकवाद का समर्थन है या नहीं है आपकी नजर में? नहीं, हम लोग फांसी का, देखिए, ना हमने विरोध किया,
हमारा एजेंडा साहब पे आतंकवादी है तो उसको फांसी मिलनी चाहिए, कोई आतंकवादी है तो मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप केवल आप वरिष्ठ एंकर हैं, 68 दिन की सरकार में 68 दिन का केवल बता रहा हूँ, वो ज्यादा दिन हो गए, 17 आतंकी हमले हुए, 18 जवान शहीद हुए, 26 जवान घायल हुए, 11 आम लोगों की मृत्यु और 50 से ज्यादा घायल हुए। हमारा एजेंडा ये नहीं है कि हम दिखाते कुछ है, हाथी के दांत खाने के कुछ है और करने के कुछ है। आज जब ये कहा गया था कि चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ कश्मीर में जब मनोज सिन्हा साहब MP इनके गवर्नर बन के आए थे, तो आखिर ये घटनाएं देश के जवानों के ऊपर, वहां के नागरिकों के ऊपर हो रही हैं। और मुद्दों को उनको क्यों उठाया जा रहा है? केवल चुनावी पॉलिटिकल वेंडेटा चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठाकर नहीं, आप जिस आतंकवाद की समस्या का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है आतंकवाद ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं घाटी को, लेकिन एक आतंकवादी की फांसी का विरोध करके क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है? फिर इससे आतंकवाद की जड़ें मजबूत होंगी या फिर कमजोर होंगी? सवाल यह है, और बहुत गंभीर सवाल है ये। हम आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम चाहिए कि कश्मीर में किस तरह से अमनो चैन आए, जो वादे सरकार ने किए थे उनको पूरा करे और वहां एक स्वस्थ माहौल में लोकतंत्र। तो जो लोग अफजल गुरु के साथ सिंपैथी रख रहे हैं, उनका साथ देके आप कैसे करेंगे? राष्ट्र के फेवर की सरकार बने। जो लोग अफजल गुरु के साथ सिंपैथी रख रहे हैं, उनके साथ खड़े होके कैसे इस काम को करेंगे, कैसे इस उद्देश्य को पूरा करेंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं? आप कैसे करेंगे? आप जो लोग अफजल गुरु के प्रति सिंपैथी रखते हैं उनके साथ जाकर चुनाव में? अब देखो, उन्होंने कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, हम उसके ना समर्थन में है ना साथ में। एजेंडा है, हम लोगों का मिलेंगे, लड़ेंगे, मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। अहमद अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस पार्टी को कुल मिलाकर ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर दिया है अपने बयान के जरिए। आपको क्या लगता है, यह मुद्दा कितना असर डालने वाला है इस बार इन चुनावों पर? जब अफजल गुरु की फांसी हुई तब तो उस वक्त शायद उमर साहब ही चीफ मिनिस्टर थे जी। और ये बात सही है कि अफजल गुरु की फांसी देने से कोई इतना लाभ नहीं हुआ, या बाकी जो मामले आ रहे हैं, जंगी सिचुएशन जो यहाँ बनी रही, उससे कोई इतना ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, ये सही बात है। लेकिन ये भी देखना है कि उस वक्त उमर साहब ही चीफ मिनिस्टर थे जब अफजल गुरु की फांसी हुई, और इस वक्त शायद ये मुद्दा इसलिए आ रहा है कि इसमें चुनाव चूंकि हो रहे हैं तो इससे शायद कोई लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अहमद अयाज साहब, आप कह रहे हैं अफजल गुरु की फांसी से कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, ये आप भी मानते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब किस तरह का लाभ होना चाहिए? वो एक दहशतगर्द था, आतंकी था, संसद पर हमले का मास्टरमाइंड था, साजिश करता था, दोषी था, ट्रायल चला और उसके बाद देश की अदालतों ने उसे दोषी माना और फांसी उसको दी गई। तो एक आतंकी को अगर सबक सिखाया जा रहा है तो यही अपने आप में सबसे बड़ा लाभ है। नहीं, मैं इस सवाल के जवाब में ये कह रहा हूं, उस लिहाज से फिर अफजल गुरु ही नहीं, बाकी जो भी यहाँ बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस हुए, काफी ज्यादा ऑपरेशंस हुए इसको मिलिटेंसी को कम्बैट करने के लिए, उसका भी अभी 35 साल है, अभी 35 साल जाने जा रहा है। तो 35 साल होते हुए भी अभी कोई क्लियरिटी या कोई नॉर्मल सी ऐसी नहीं आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अभी जम्मू के एरियाज में जो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री थे आज तक, तो वहां भी अभी एक्सटेंड हो गया है। तो इससे लग रहा है कि जो भी हुआ तो उसे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता इस वक्त जो बात आ रही है वो उमर साहब की तरफ से सिर्फ सियासी फायदे के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, नहीं तो शायद वही चीफ मिनिस्टर उस टाइम जब अफजल गुरु की फांसी हुई। नहीं, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सियासी नफे नुकसान के हिसाब से शायद वो बयान दिया गया। अवधेश जी, लेकिन बात ये है कि ये एक एंटी इंडियन नैरेटिव को ताकत भी तो देता है। क्या सियासत में इस तरह की चीजों को नफे और नुकसान के हिसाब से एंटर कराना और एग्जिट कराना सही है? क्योंकि देश ने देखा था पार्लियामेंट के ऊपर कैसे हमला हुआ, लंबा ट्रायल चला, और ऐसे लोग जो इसमें शामिल थे उनको सजा तो मिलनी थी। इसमें कहां कोई राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा सकता? अवधेश जी, उमर अब्दुल्ला उस समय चीफ मिनिस्टर जरूर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, PDP ने, सब ने उस फांसी के विरुद्ध अभियान चलाया था। वहां की विधानसभा ने फांसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था।
अब चूंकि एक हैसियत थी, वो सारी हैसियत 5 अगस्त 2019 के बाद चली गई है, एक सामान्य राज्य की तरह कश्मीर को बनाने की ओर अग्रसर है। और चूंकि इतने समय में महसूस हुआ है कि इसके बगैर तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व रहेगा नहीं। अभी दूसरी पार्टियां भले जम्मू कश्मीर में खड़ी नहीं हुई है बड़ी, लेकिन धीरे धीरे विकसित और खड़ी होगी, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारा अस्तित्व यहाँ हुर्रियत के रहने पर, आतंकवाद रहने पर, जो अलगाववादी हैं, पाकिस्तान समर्थक है, जो इस्लाम के नाम पर काम करने वाले जमाती इस्लामी जैसे समर्थक हैं, वो सब जब तक कश्मीर में, जम्मू में खड़े नहीं होंगे, वो भावनाएं नहीं उभरेंगी, फिर पहले की तरह सड़क पर नहीं उतरेंगे, पत्थरबाजी नहीं होगी, तो फिर हमारी राजनीति चलेगी ही नहीं। ये तो बहुत सीधे दिखाई दे रहा है। उस समय अफजल गुरु जो था, अफजल गुरु ने स्वयं बताया था कि मैं JKLF का मेंबर बना, 1990 में मैं उस पार गया, वहां मैंने ट्रेनिंग ली, हमारे दोस्त वो बने, तो उसने बताया था। हालांकि बाद में उसने कहा कि नहीं, मुझे बाद में आतंकवाद से प्रॉब्लम हो गई तो मैंने बाद में या दिल्ली में आके पढ़ाई किया है। लेकिन उस कांड में पूरे स्थिति उसका वो जो है उसका एक एक चीज का विवरण है, कैसे तैयारी हुई, उसमें कैसे उसने सहयोग किया था। तो इसलिए उसके बाद, लेकिन अवधेश जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि अगर कोई वॉर ऑन स्टेट करता है, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, भारत की पार्लियामेंट में हमला करता है, उसमें हम क्या सियासत ढूंढ रहे हैं? हम उसमें क्या नफा नुकसान ढूंढ रहे हैं? तो वही क्या ये एक स्टेट के सिस्टम का कर्तव्य नहीं था कि वैसे लोगों को ट्रायल करके उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए? मैं तो कह रहा हूं कि बाजाप्ता वहां के विधानसभा ने अफजल गुरु के फांसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, वहां उस पर बहस हुई, सारे नेता उस समय सड़कों पर उतरे। उसी समय तो बहुत क्लियर था ना कि ये सब क्या चाहते हैं कश्मीर में। ये सब लंबे समय तक फारूक अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, इन्हीं आधारों पर भारत की सरकारों को ब्लैकमेल करती रही है कि मैं नहीं हूं तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। और पाकिस्तान से बातचीत करने का अर्थ है कि आप पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में एक पार्टी मानते हैं। अब भारत की पॉलिसी थी कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकता है। अब हमारी पॉलिसी ये है, हालांकि अमित शाह ने, वो गृह मंत्री ने वो बातें उस रूप में नहीं कही है, हमारी पॉलिसी है कि पाकिस्तान का, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम है। पाकिस्तान से जो हमारा मुद्दा है वो केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर है, उस पर बात करेंगे, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ये अचीवमेंट ये जो है ये फारूक परिवार के लिए, और वो जो डर रहे हैं, वो डर क्यों रहे हैं भाई? आपके खिलाफ 10 उम्मीदवार खड़े होंगे, आपको हराना इस समय विरोधी पार्टियों का दायित्व बनता है, जैसे विरोधी पार्टियों को हराना आपका दायित्व है। विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। विजय जी, कहीं ये बयान जानबूझकर इसलिए तो नहीं दिया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद से हार गए उमर अब्दुल्ला, वो इंजीनियर राशिद जो कि जेल में बंद है, आतंकी फंडिंग का उसके ऊपर बहुत गंभीर और संगीन इल्जाम है। अजय वर्मा जी। समीर जी, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया, जहां तक मैं सुन पाया मैं बताता हूं। देखिए, ये अलगाववाद फैलाकर, लोगों में दहशत मचाकर, लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट पाना चाहते हैं लोग। अभी वहां की जनता इन्हें नकार चुकी है। अब मैं दूसरी बात कांग्रेस प्रवक्ता की, वो बोल रहे थे, जो आपने राजनीतिक विश्लेषक जो भी बैठा रखे हैं, रियाज जी, आप मुझे बताइए, अफजल गुरु को फांसी क्या लाभ हानि के लिए दी गई थी? वो उसको उसके किए गए कृत्य के लिए दी गई थी, जो उसने लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था और जिस तरह से उसने देश की आत्मा पर चोट पहुंचाई थी, उसको भी आप लाभ और हानि में देखते हो। और किस तरह से जलेबी की तरह ये गोल गोल घुमा रहे हैं। इनसे कहिए, कांग्रेस प्रवक्ता से, कि ये एक सुर में कहें कि हम इस बयान की निंदा करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं। तो इस तरह की बातें करें ताकि देश मजबूत हो, एकजुट हो। तो हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम है, पार्टी बाद में। इनके लिए सबसे पहले अजय वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं विजय शर्मा जी, जरा जवाब ले लेते हैं उनसे। अजय जी, निंदा करेंगे उमर अब्दुल्ला के बयान की या फिर गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। और हमारी पार्टी कभी भी आतंकियों का समर्थन नहीं करते, हम हमेशा आतंकवाद की निंदा करते हैं, आतंकियों की निंदा करते हैं। और
किसी की सरकार हो उसके कुकृत्य की निंदा करते हैं। हम पहल मणिपुर पर चुप नहीं रहते, जैसे मणिपुर और आतंकियों की फांसी का विरोध करने वालों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। फिर ये भी तो कहिए, के साथ, बेटी के साथ हम बिने पहलवान बेटियों को अजय जाति जी, दिल्ली में फिर बताए गए हैं। आतंकियों की फांसी का विरोध करने वालों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, निंदा तक नहीं कर पा रहे आप बयान की। आप कह रहे हैं कि ऐसे बयान देश विरोधी होते हैं, तो देश विरोधी बयान है तो निंदा तक नहीं कर सकते। आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार बनाई थी और श्यामा प्रसाद उमर अब्दुल्ला के बयान की हम निंदा करते हैं। मंत्री बने थे। आप आजादी से पहले पहुंच गए, मणिपुर पहुंच गए, बंगाल पहुंच गए, हमेशा देश में काम करती है। हम लोग देश में काम करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं। हम नकली राष्ट्रवादी नहीं है। चलिए हुजूर, मान लिया हमने कि राष्ट्रहित में आप काम करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता भी मान ले, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी का ये जो ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है, इसको लेकर आगे भी सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगली बार आप जवाब तैयार करके आएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।